आइए नमस्कार। आज सी सेट 2024 के पेपर के डिस्कशन के क्रम में हम लोग मैथमेटिक्स का डिस्कशन शुरू करते हैं। और एक बात और कि उम्मीद करता हूं कि आज जितने बच्चे पेपर देकर आए हैं, परीक्षा दिए हैं, उनका जीएस भी अच्छा हुआ होगा और सी सेट भी। सी सेट इस बार आपने देखा होगा ना कि बड़ा मॉडरेट लेवल का सी सेट था, बहुत टफ नहीं था, बहुत हाई बहुत ईजी नहीं था। एक मॉडरेट लेवल में लगातार मैं आपके क्लास में लगातार बोलता रहा था, बताता रहा कि इस बार मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आएगा। और मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज़ क्लास नोट से भी आ गए हैं जो क्लास में हमने आपको कराया था। इंस्पाइट ऑफ दैट कि इन सब के बावजूद भी बड़ी ईगरनेस होगी आप सबको कि सबका सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो इसी क्रम में मैं आपको इन सब का ब्रीफ सॉल्यूशन और जल्दी और इनका कि किसका आंसर कौन सा सही होगा, ये सब करके आपको बताऊंगा। और शुरू करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा ये न करके, चूँकि आप भी बड़े उत्सुक होंगे, बड़े ईगरस होंगे कि कितना जल्दी आपको आंसर मिल जाए, तो और सही आंसर मिल जाए और क्या क्या कैसे किया आपने और कहाँ गलती हुई कहाँ सही। लेकिन ये इस उम्मीद के साथ कि आपने बहुत बेहतर किया होगा और अब बहुत अच्छे से मेंस की आप तैयारी शुरू कर देंगे। तो आइए मैं सी सेट के डिस्कशन में शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ जीएस पेपर सेकंड है, सेट ए की बात हम लोग करेंगे। सेट ए से शुरुआत करते हैं। सेट ए का जो पहला क्वेश्चन था मैथ का, क्वेश्चन नंबर 7 था। यह कह रहा था कि एक निश्चित संख्या कह रहा है कि एक निश्चित संख्या व्यक्ति एक कार्य को 6 के दिनों में पूरा करते हैं, जहां के एक धन पूर्णांक संख्या है। व्यक्तियों की संख्या कितने % वृद्धि कर दी जाए कि यह कार्य 5 के दिनों में हो जाए। तो मैंने आपसे एक बात बताया था कि देखिए, जो वर्क कैपेसिटी है ना, वो टाइम के उल्टा होती है। तो टाइम कितना लग रहा है, अगर 6 टाइम की अगर आप बात करें तो 6 के से 5 के लग रहा है, तो कैपेसिटी क्या होगी, मतलब जो वर्क कैपेसिटी बताया था मैंने कि इसका मतलब 5 के से 6 के जाएगा। पहले 5 के पुरुष रहे होंगे, अब 6 के हो गए, मतलब 1 के की वृद्धि। तो कह रहा अब कह रहा है कि कितने % की वृद्धि कर जाए। तो आप कहेगा सर 1 के की वृद्धि हो जाए 5 के आधार पर, राइट। अब समझ आ गया, सॉरी 6 के से 5 के हो जाए तो पुरुष वर्क कैपेसिटी क्या रहेगी, पहले 5 की थी अब 6 की हो गई, मतलब 1 की वृद्धि हो गई। 1 की वृद्धि हो गई। अब जरा देखा जाए कितने में, इंटू 100%। ये सब बताया था हमने क्लास नोट्स में, ये सारी बात बता दी थी आप सबको कि 6 के। अब 6 के से 5 के चला गया, ये टाइम था बेटा, 6 के दिनों में पूरा करते हैं और अब उसे 5 के दिन पूरा करना है। तो वर्क कैपेसिटी देखा जाए, मान ली ह्यूमन ही देख लिया जाए, तो पहले 5 के पुरुष थे, आज पुरुष कितने हो जाएंगे, 6 के पुरुष हो जाएंगे। 1 के पुरुषों में वृद्धि होगी और ये 20%। कितना %? समझ में आ गई बात कि पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी, 20%। ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं। XYZ एक कार्य को व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 6 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटों में पूरा कर। देखिए, यह एक्सेस संभवतः यह क्वेश्चन जो है ये क्लास नोट्स का था। यह क्वेश्चन किसका था, क्लास नोट्स का था। इसे देखिए, तो x करता है, आपने देखा कि 8 घंटे में, सॉरी x करता है 6 घंटे में, और y करता है 8 घंटे में, और z भी 8 घंटे में करता है। मैंने आपसे कहा था इसका एलसीएम लेना होगा, तो इसका एलसीएम आएगा 24, यहाँ 4 यूनिट आएगा, यहाँ 3 यूनिट आएगा और यहाँ 3 यूनिट आएगा। बताया था यह 1 दिन का काम है, 1 घंटे का काम है। अब देखिए कि कह रहा है कि एक ही समय पर प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है और कोई भी व्यक्ति लगातार काम नहीं करेगा। जब कोई भी व्यक्ति लगातार काम नहीं करेगा तो अब देखिए कि और लगातार 2 घंटे काम नहीं करेगा, मतलब एक घंटे बाद दूसरा नहीं करेगा, तीसरी कर सकता है। तो अब कह रहा है कि ये बताइए कि सभी कार्य को पूरा करने में लगाया गया, इस कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय चाहिए। न्यूनतम समय के लिए हमने आपसे बताया कि देखिए काम करेगा। मिनिमम टाइम के लिए आपको क्या करना है कि पहले यह देखिए 24 यूनिट टोटल काम था। अगर पहले x को लगा देंगे तो वो 4 यूनिट कर लेगा, और फिर y को लगा देंगे तो वो 3 यूनिट कर देगा। अब चाहे x के साथ y लगाए चाहे z लगाए, चूंकि दोनों 3-3 यूनिट कर रहे हैं, तो फिर देखिए यह 2 घंटे का काम हुआ, 2 घंटे में 7 यूनिट हुआ। तो इसी तरह 7 देखिए, और हमें 24 यूनिट काम चाहिए, तो अगर 3 बार इसे करें तो 3 दूनी 6, 6 घंटे में कुल 21 यूनिट काम हो जाएगा। 6 घंटे में 21 यूनिट काम हुआ। अब हमें 24 यूनिट काम चाहिए, 3 यूनिट काम और बचा, यानी 7वें घंटे में भी काम होगा।
तो 7वें घंटे में अगर x ही कर ले तो 4 यूनिट करेगा तो 25 यूनिट काम हो जाएगा, जबकि 24 से चाहिए तो मतलब मिनिमम हमें 7 घंटे चाहिए। कितना चाहिए? मिनिमम 7 घंटे में चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए। आगे देखते हैं। करा इसके गुणनफल में प्राप्त अंत में कितने क्रमांक शून्य, नंबर ऑफ जीरोस हमने आपको बताया था। नंबर ऑफ जीरोस की बात देखिए तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए मैंने आपसे कहा नंबर ऑफ 5 देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ 5 देख लीजिए। नंबर ऑफ 5 क्या होंगे? एक तो 5, देखिए 1 का पावर 2 है, 2 का पावर 4 है, 3 का पावर 6 है, 4 की पावर 8 है, मतलब जो भी है उसका पावर डबल है। तो अब नंबर ऑफ 5 देख लीजिए, तो नंबर ऑफ 5 यानी 5 की पावर 10 होगा। यह 25 तक है ना, तो एक बार 5 इसमें होगा, एक बार 10 की पावर 20 होगा, इसमें भी 5 होगा, एक बार 15 की पावर 30 होगा, इसमें भी होगा 5, एक बार 20 की पावर 40 होगा और 25 की पावर 50 तो है ही है। अब देखिए नंबर ऑफ 5 अगर आप देखें तो यहां पर 5 10 बार है, यहां पर 5 कितनी बार है? 5 गुणित 2 है तो यानी 20 बार 5 है। यहां पर देखिए 5 गुणित 3 मतलब 5 30 बार है, तो इसे 30 ले लीजिए। यहां पर देखिए यह भी 5 है, 5 गुणित 4 तो 5 चौकी 20 यानी यह 40 बार है। अब यहां देखिए इस 25 में 5 5 2 बार है, तो 5 का स्क्वायर का 50 मतलब 100 बार है, तो 100 अब सब जोड़ लीजिए तो टोटल कितना? 100 40 140 30 170 300 मतलब 200 बार 5 आएगा, सॉरी 200 बार 5 आया, मतलब नंबर ऑफ जीरोस 200 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें करा कि किससे विभाज्य किससे भाज्य। अब जरा देखा जाए कि यहां मैंने आपसे कहा था 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देने पर इसका इकाई अंक देख लीजिएगा, केवल इकाई अंक देखें तो 4 से भाग देंगे तो 4 8 32 4 3 12 मतलब 222 का पावर 1। अब 222 भी छोड़िए, इकाई अंक 2 है, इसका पावर 1 है, इसका आएगा 2, जब 4 से आप भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 2 22 4 पंचे 20 2 आएगा, तो 3 की पावर 2 आएगा, मतलब इसका इकाई अंक 2 आएगा और इसका इकाई अंक 9 आएगा। कुल मिलाकर जो भी आएगा उसका इकाई अंक 1 आएगा। 1 किससे कटता है? या तो 2 से तो कभी नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा, तो 2 और 3 से, किंतु 37 से नहीं, तो 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए 2 और 37 से 2 से नहीं कटेगा तो छोड़िए, 3 और 37 से कट सकता है, क्योंकि 3 में 7 का गुणा करेंगे तो इकाई अंक 7 1 आएगा और 7 में 3 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा। इसका मतलब 3 और 7 हो सकता है, तो ऑप्शन बी बता दीजिए। क्योंकि अब 2 से नहीं कटने वाला ना, एक संख्या ऐसी है जिसका इकाई अंक 1 और वो 2 से कट जाए, नहीं हो सकता ऐसा। जब ऐसा नहीं हो सकता तो नहीं कटेगी, सिंपल सी बात है। शहद में कितने % जल मिलाया जाए ताकि मिश्रण को शहद के लागत मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो? अब जरा देखिए, इसका मतलब यह है कि लागत मूल्य पर बेचे और उसे क्या हो? 20% का लाभ हो। 100 लीटर शहद ले लीजिए, मान लीजिए हमने 100 किलो शहद लिया और 100 रुपए का, 100 किलो शहद कितने रुपए का? मान लीजिए 100 रुपए का। कह रहे इसे लागत मूल्य पर ही बेचना है तो 20% लाभ हो। कितना % लाभ हो? 20% लाभ हो। ध्यान रखना है जो मैं कर रहा हूं, 20% लाभ हो। इसका मतलब यह है कि अब हम 100 किलो ही बेचें और 20% लाभ हो जाए। ठीक है, जब 20% का लाभ हो जाए तो इसका मतलब 20 रुपए और आ जाए, कुल मिलाकर 120 रुपए का। कितने रुपए का बेचे? 120 रुपए की। 120 रुपए की 100 किलो शहद हो, यानी 100 किलो, 1 किलो शहद 1 रुपए की जानी है और 100 किलो शहद है और अब उसमें इतना पानी मिला दीजिए। इसका मतलब यह हुआ, यहां खूब अच्छे से थोड़ा सा समझिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि करा 20% का लाभ हो, और यहां सीधे सीधे बहुत टेक्निकल टर्म में मत जाइएगा, 20% का लाभ हो। लाभ उतना ही होगा जितना पानी मिलाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आप 1 लीटर शहद में 1 लीटर पानी मिला देंगे तो जो 1 लीटर पानी का मूल्य हो वही लाभ होगा, 2 लीटर पानी का मूल्य हो वही लाभ होगा। तो कह रहा 20% लाभ हो तो मतलब 20% पानी मिला दीजिए, 25% लाभ हो 25% पानी मिला दीजिए, तो कितना पानी मिला देंगे? 20%। मतलब यह 120 रुपये का मतलब 120% मतलब 20% का 20% पानी मिला दीजिए। क्लियर? अब देखें 30 की पावर 30 के मान में शून्यों से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा होगा? तो शून्य से पहले देखिए 30 की पावर 30 है, तो 30 का मतलब होता है 3 गुणित 10 की पावर 30 है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 की पावर 30 और 10 की पावर 30 है, तो यह तो सारे जीरो दे देंगे। इसके पहले इसका इकाई अंक क्या होगा?
अब जरा देखा जाए इकाई अंक के लिए 4 से भाग करते हैं तो 4 से 28 3 की पावर 2 मिलेगा, मतलब इसका इकाई अंक 9 आएगा। तो मतलब शून्य से पहले इकाई अंक क्या आएगा? 9। इकाई अंक वाला बताया था हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब 421 और 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल 1 आता है। भाजक रूप में कितनी संख्याओं का उपयोग किया सकता है? जरा देखा जाए तो जब शेषफल 1 आए, इसका मतलब 421 में अगर किसी संख्या से भाग दे तो शेषफल 1 बचे। शेषफल 1 बचे, इसका मतलब जो 420 है, 1 को हटा दीजिए, एक शेषफल बचे, मतलब 1 नहीं कटेगा, 420 तो पूरा पूरा कट जाएगा। यहां भी 427 है तो 426 पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। 401 शेष बचेगा, इसका मतलब 420 पूरा पूरा कटेगा, यहाँ 426 पूरा पूरा कटेगा। अब जरा देखा जाए, ये दिख रहा है ना कि हमें पहले देखा जाए कि पहले अगर 6 से काटा जाए, कह रहा है तो भाजक के रूप में कितनी संख्या 6 से कट जाएगी, यह भी 6 से कट जाएगा, यह 7 से भी कटेगा, लेकिन ये 7 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब जरा देखा जाए 6 से कटेगा, तो जब 6 से कटेगा तो 2 से भी कट सकता है, 2 से भी दोनों कट सकते हैं, 3 से भी दोनों कट सकते हैं। कह रहा भाजक के रूप में कितनी संख्या उपयोग किया सकता है, तो मतलब 3 से भी कट सकते हैं, और 6 से तो कट ही रहे हैं। मतलब अगर इन दोनों में 2 से भाग देंगे तभी 1 शेष बचेगा, 3 से भाग देंगे तभी 1 शेष बचेगा, और 6 से भाग देंगे तभी 1 शेष बचेगा। इसका मतलब कुल 3 ऐसी संख्याएं हैं, अगर तीनों से भाग दिया जाए भाजक के रूप में तो प्रत्येक बार 1 शेष बचेगा। क्लियर? तो ऑप्शन में क्या आ जाएगी, कितनी संख्या है? 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक डिब्बे में एक्स में 399 लीटर पेट्रोल है और एक डिब्बे में 532 लीटर डीजल है। इन्हें समान अमाप की बोतलों में अलग अलग भरा जाना है ताकि पेट्रोल डीजल में प्रत्येक पूरे भरे जाएं। बोतल की क्षमता लीटर में पूर्णांक को कितने भिन्न भिन्न बोतल आपस में संभव है? एचसीएफ ले लीजिए, बताया था। तो 399 और 532 का एचसीएफ ले लीजिए, तो एचसीएफ आएगा कितना? 133। कितना आएगा? 133। अब कह रहा है कि ऐसे कितने भिन्न भिन्न बोतल की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर यह यहां देखा जाए 133 से अगर आप भाग देंगे, अगर 133 से भाग देंगे तो यहां 3 बोतल चाहिए और यहां कम से कम 4 बोतल तो चाहिए, 4 बार कटेगा, 4 बोतल चाहिए। मतलब कम से कम हमें मिनिमम मतलब 4 बोतल हो जिन्हें डीजल भी भरा जाए या पेट्रोल भी भरा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योगफल s इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में इतना विचार करना है जहां एक्स वाई जेड प्रत्येक 10 से छोटी अभाज्य संख्या है। s का इकाई अंक शून्य। देखिए 10 से छोटी, प्रत्येक 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्या है। 10 से छोटी है, भिन्न अभाज्य है, अलग अलग है। तो अब जरा देखा जाए x y और z अभाज्य संख्या 10 से छोटी ले लेते हैं। पहले 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, यही 4 होंगे। ठीक है, 2 3 5 7 10 से छोटी भिन्न भिन्न अभाज्य संख्या। अब कह रहा है कि तीनों को जोड़ेंगे, 3 ले लीजिए। जैसे मान लीजिए x प्लस संबंध में अब विचार करना है, s का इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो देखिए अगर इन तीनों को जोड़े, मान लीजिए यही x ले लें, यही y ले लें, यही z ले लें, तो 3 2 5 5 10 इकाई 10 आया, इकाई अंक शून्य हो सकता है, मतलब एकदम सही बात है। इन तीनों को जोड़ेंगे 7 5 12 3 15 नहीं आएगा, लेकिन इन तीनों को जोड़ेंगे तो इकाई अंक शून्य भी हो सकता है। कह रहा है s का इकाई अंक 9 हो सकता है। s का इसका इकाई अंक क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। जरा देखा जाए 9 कैसे हो सकता है कि 7 5 12 और 3 15 होगा, 5 3 8 2 10 इकाई अंक 0 हो गया, 3 2 5 7 5 12 हो सकता है। मतलब इकाई अंक 9 तो नहीं आ सकता। s का इकाई अंक 5 हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि यह ले लें 5 3 8 7 15 इकाई अंक 5 भी हो सकता है। इसका मतलब s का इकाई अंक 0 भी हो सकता है, s का इकाई अंक 5 भी हो सकता है। s क्या है? s इन तीनों का योगफल है भैया। तो अगर 2 3 5 ले लेंगे तो ये 0 भी हो जाएगा, और 3 5 7 ले लेंगे तो ये 5 भी आ जाएगा, मतलब 0 नहीं आएगा। तो कौन कौन सही है? 1 और 2, 1 और 2, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए 2 व्यक्ति P और Q एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। P Q की तुलना में 14,000 रुपये अधिक लगाता है, किंतु P ने 8 महीने के लिए निवेश किया और Q ने 10 महीने के लिए निवेश किया। यदि 2000 के कुल लाभ में P का हिस्सा Q किसी से 400 अधिक हो, तो पहले देखिए P और Q का प्रॉफिट देख लीजिए। प्रॉफिट बताया था कि दोनों का योगफल 2000 है, दोनों का अंतर 400, यह क्लास में कराया है।
दोनों का योगफल 2000 और अंतर कितना 400, तो दोनों को जोड़ेंगे 2400 2400, 2400 का आधा कितना 1200, और 2000 माइनस 400 कितना 1600, 1600 का आधा कितना 800। मतलब यह लाभ इतना मिला। लाभ का अनुपात 3:2 है। इसका मतलब एक बात समझ जाना है कि निवेश का अनुपात भी 3:2 में ही होगा, पक्का। अब पी ने निवेश कितने महीने के लिए किया है? पी ने किया है 8 महीने के लिए, और क्यू ने कितने महीने के लिए किया है? 10 महीने के लिए। अब लेकिन एक चीज और कह रहा है कि पी जो है क्यू की तुलना में 14,000 रुपए अधिक लगाता है, ठीक है, 14,000 रुपए अधिक लगाता है। तो ऐसा करिए, काम करिए, अब इसे ऑप्शन से उठा लीजिए। ऑप्शन से देखिए, मान लीजिए पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन 30,000, अगर दोनों का योगफल करा कि पी, तो पी द्वारा लगाइए पूंजी कितनी है। अगर मान लीजिए पी 14,000, पी 30,000 लगाता है, अगर पी 30,000 लगाए तो करा पी 14,000 अधिक लगाता है, यानी क्यू लगाएगा 16,000। अब यह 8 महीने के लिए लगाया और यह 10 महीने के लिए लगाया, तो जरा देखा जाए कि 3 8 24, 240 के 240,000 कर दीजिए, और 16 दम में 160, 160,000 हो गया। इसका मतलब यह है कि अब जरा देखा जाए कि यह जो अनुपात आएगा यह 3:2 में है निवेश का, और आपको पता है कि जो निवेश का अनुपात होता है वही अनुपात किसका होता है? प्रॉफिट का, और प्रॉफिट का अनुपात भी 3:2 है। तो ऑप्शन बता दीजिए, ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चन को तो ऐसे कर लिया होगा आप लोगों ने, और नहीं तो ऐसे उठा लेंगे। पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है। किसका वेतन? पी का। पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, जो आर के वेतन से 20% कम है। देखिए, पी ले लीजिए, क्यू ले लीजिए और आर। पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, -20% है, और जो कि आर के वेतन से 20% कम है, यह आर के वेतन से 20% कम है। यह 100 होगा, तो यह कितना होगा? 80, और यह क्या होगा? 64। अब पूछ रहा है कि बताइए आर का वेतन पी के वेतन से कितने % अधिक है? आर कितना अधिक है भैया? ये 100 लिया ना, ये हमने 100 लिया था, यह हमने 100 लिया था, और यह 80 और यह 64 हो गया। तो यह कितना अधिक है? आप देखेंगे 36 अधिक है। किस आधार पर? 64 से और गुणित 100। यह सारे क्वेश्चन में क्लासरूम में कराए हैं, याद होगा आपको। हम इसे 4 से काटते हैं, 4 16 आएगा, 4 25 आएगा। अब 9, अब किससे काटते हैं? 4 से, फिर से 4 चौके 16 और 4 9 36, 225/4 आएगा। तो 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, यानी 56.25 आएगा। ऑप्शन बी 56.25। आगे देखते हैं। एक संख्या को 4 से गुणा करने के बदले गलती से 4 से, मान लीजिए संख्या 100 रही होगी, बताया था 100%, 4 से गुणा करते तो 400 आता, लेकिन 4 से भाग दे दिया गया तो 25 आ जाएगा। 4 से जब भाग देंगे, जब आप 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब जरा देखा जाए कि क्या परिणाम में अंतर बताइए। भाई आना चाहिए 400, आया 25, तो 375 कम आया। किस आधार पर? 400 के आधार पर, और गुणित 100, तो यह कैंसिल हो गया। 4 9 36। अब देखिए कुछ करना नहीं, मैंने कहा कैलकुलेशन मत करिएगा। 9 वाला देखिए आ रहा है ना, 93.75, ये बता दीजिए। 4 9 36, यानी पहले 9 आ गया, पूरा काटने की जरूरत नहीं है, तो 93.75 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में पास उत्तीर्ण हुए, तो अब देखिए 70% हिंदी में, 15% दोनों में भी फेल हुए। तो ऐसे छात्रों को प्रश्न बताइए जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों। तो फेल वाला पूछ रहा है, फेल ले लीजिए। तो 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, तो इंग्लिश में जो फेल होंगे, फेल की अगर बात करें तो 20%, और 70% हिंदी में, तो हिंदी में जो फेल हुए होंगे वो 30%। दोनों में फेल कितने हुए? हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में जो फेल हुए वो 15% हुए हैं। तो अब आप देखेंगे कि अब करा केवल एक विषय में, तो केवल इंग्लिश में कितने हुए हैं? 5%, और केवल हिंदी में कितने हुए हैं? 15% फेल हुए हैं। तो केवल दोनों एक विषय में जो फेल हुए हैं, यानी कुल मिलाकर 20% बच्चे ऐसे हैं जो केवल एक विषय में फेल हुए हैं। तो बता दीजिए 20%। समझ में आ रहा होगा? ये सारे क्लास के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन क्लास के हैं, मैंने क्लास में कराए हैं सब। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि n वर्ष पहले तुम्हारी आयु वर्तमान आयु के बराबर थी। जरा देखा जाए, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि n वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। यह पुत्र लीजिए, सन लीजिए, फादर लीजिए।
n वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान, तो मान लीजिए इसकी वर्तमान आयु x होगी, थोड़ी देर के मान लो इसकी वर्तमान आयु x होगी वर्तमान, तो n वर्ष कह रहा है कि अगर वर्तमान n है और n वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी, तो अभी इसका मतलब इसकी n वर्ष पहले x थी, तो अब n वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस n हो जाएगी। ठीक है, कह रहा मेरी वर्तमान आयु, अब फादर की वर्तमान आयु x प्लस n हो गई, मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी n वर्ष पहले की आयु की 4 गुनी थी, इसका n वर्ष पहले की आयु क्या होगी, x माइनस n होगा, क्या होगा, x माइनस n। और कह रहा है कि तुम्हारे n वर्ष पहले की आयु की 4 गुनी थी, मतलब यह 4 का गुणा था। तो अब कह रहा है कि यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल दिया क्या है, x प्लस n की वैल्यू कितनी है, 130 है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो बताइए दोनों की उनकी आयु में अंतर कितना होगा। तो इसे देखो बेटा, यह आ जाएगा x प्लस n बराबर 4x माइनस 4n, x को इधर ले जाइए तो 3x बराबर n को इधर ले जाइए तो 5n हो जाएगा। तो अब जरा देखा जाए 3, तो x बराबर क्या होगा, n बराबर देखो, n बराबर होगा 3x/5 हो गया, n की वैल्यू रख दो, x और x कितना हुआ बेटा 2x प्लस n की वैल्यू कितनी है 3x/5 बराबर 130, इसका करो 5 दूनी 10 3 13, तो 13x/5 बराबर 130 है, तो यह काट दीजिए 10 बार जाएगा, x बराबर 50 है और दोनों का योगफल x 50 यानी पुत्र 50 साल का है, और यह दोनों का योगफल 130 है। दोनों का योगफल कितना है, दोनों का योगफल देखिए भैया 130 है, तो अगर यह 50 है तो यह कितना होगा 80 का। दोनों में अंतर पूछ रहा है, यह 50 साल का या 80 साल का, तो अंतर 30 साल का। अंतर कितने साल का, 30 साल का। दिख गया, क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करिए। देखिए एक मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, हमने आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता ही है, 1 हेक्टेयर में 10,000, ये भी हो, तीनों सही है, 1 2 3 सही है करा, ये तो सिंपल सी बात थी। तो ऑप्शन डी। यह कह रहा है मान लीजिए x एक 2 अंक की संख्या है और y एक अन्य 2 अंक की संख्या, जिसे x के अंकों से इंटरचेंज करके बनाया गया, और कह रहा है कि x प्लस वाई जो है ना, इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू है। तो यानी x प्लस वाई जो होगा यह 2 अंकों का मैक्सिमम वैल्यू मतलब 99 होगा, राइट। अब आपसे यह कह रहा है कि यह बताइए कि x के कुल कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो पहले एक चीज समझिए कि अगर x की वैल्यू 90 ले लेना तो y की वैल्यू 09, जो यह 2 अंक नहीं है, मतलब यह नहीं होगा। तो यह नहीं होगा, जिसका मतलब यहां से तो हम शुरू नहीं कर सकते। शुरू कहां से कर सकते हैं, अगर इसे हम 81 ले लें तो यह 18 आएगा। देखिए 81 18 कितना, 99 आ गया। तो अगर यह 81 18 है तो यह 18 और 81 भी हो सकता है, तब भी सही है, तब भी 99 आएगा। मतलब हम x का एक एक पेयर में 2 ले सकते हैं, मतलब 81 या 18 ले सकते हैं। इसी तरह 72 लीजिए तो 29 आ जाएगा, तो इससे भी 29 आ जा, इसे 72 या 29 72 लेंगे तो 27 आएगा, 99 आ जाएगा। तो इसे हम 27 या 72 ले सकते हैं, मतलब 2 वैल्यू यहां मिल गई। इसी तरह आप देखेंगे कि 63 पे मिलेगा, तो 63 और 36 यह है, तो यहां 36 और 63 मिल सकता है, 36 और 63 मिल सकता है, तो मतलब 2 वैल्यू यहां आ गई। इसी तरह आप देखेंगे कि 54 ले लीजिए, 54 45 मिलेगा, तो यह 45 54, ठीक है। तो इसका मतलब 2 वैल्यू यहां, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 35 में क्या आएगा, ऑप्शन डी। क्लियर, चले आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 6 बालकों का वजन 7 बालिकाओं के वजन और बराबर 3 पुरुषों का वजन बराबर 4 महिलाओं का वजन। यदि महिलाओं का औसत 63 किलोग्राम है, मान लेते हैं 4 ही महिलाएं हों, तो 63 किलोग्राम अगर औसत है, औसत वजन 63 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 12 4 6 24 1 25, और इतना ही वजन, तो बालकों का औसत वजन इतना ही 6 बालक के बराबर होगा, तो बटे 6 कर दीजिए, 6 चौके 24 और 6 दूनी 12 42, ऑप्शन बी 42, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए पी क्यू और भिन्न धन पूर्णांक है, माना पी क्यू विषम है और आर एस सम है। निम्नलिखित कथनों पर विचार। देखिए पी क्यू और भिन्न धन पूर्णांक है, पी क्यू एंड आर एस बेटा, पी क्यू आर एंड एस, मतलब पी क्यू आर और एस है, चार संख्या है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर है। और कह रहा है कि आर, देखिए इसमें कितनी है, पी क्यू ऑड है, पी और क्यू विषम है, ऑड है भैया, और आर और एस क्या है, इवन है। आर और एस क्या है, इवन है। तो अब निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है पहला। अब लेकिन इस पर कुछ भी, मैंने आपसे कहा कुछ कोई भी संख्या लेकर देख लीजिए, बस कुछ भी करे, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। मान लीजिए पी को ले लीजिए 3, क्यू को ले लीजिए 5, आर को ले लीजिए 4 और एस को ले लीजिए 6, हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, अब इसी को लेकर सॉल्व कर लीजिए, बाकी और कुछ भी नहीं करना है आपको। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कह रहा है पहला p माइनस आर का होल स्क्वायर, p कितना है 3 है और r कितना है 4 है। तो p माइनस आर का होल स्क्वायर 3 माइनस 4 मतलब 1 आया, 1 आ गया, इंटू क्यू एस 5 6 के 30, क्यू एस मतलब 5 6 के 30 और गुणित 30 करेंगे तो बराबर 30 आएगा, जो कि सम है, बिल्कुल सही बात है। q माइनस एस 5 माइनस 6, अच्छा q माइनस एस है 5 माइनस 6। तो अब देखिए थोड़ा सा इसे और बड़ा ले लीजिए, थोड़े से इसे बड़ा कर लीजिए, कर लेंगे, चूंकि पॉजिटिव आना चाहिए तो बड़ा आ जाएगा। चलिए मैं इसे 5 और कोई बड़ा ले लीजिए, संख्या ज्यादा अच्छा रहेगा। इसे ले लीजिए 5 और 7 और इसे 4 और 6 ले लीजिए तो ठीक हो जाएगा। अब देखिए और अच्छा, चूंकि कभी नेगेटिव आ गया ना तो आप लोग के लिए मुश्किल हो सकता है। तो कह रहा p माइनस आर, 5 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 1, इंटू क्यू एस 7 6 42, तो मतलब 42 आ गया। तो सम देखिए है, बिल्कुल सही है, मतलब पहला सही है। q माइनस एस 7 माइनस 6 कितना आएगा 3, सॉरी 7 माइनस 6 कितना आएगा 1 आएगा। q माइनस एस 7 माइनस 6 1 आया, इंटू क्यू स्क्वायर मतलब 7 के स्क्वायर 49, इंटू एस कितना था 6 था, तो 6 9 54, इसका मतलब यह भी सम संख्या है, मतलब यह भी सही है। अब जरा देखा जाए कि q प्लस आर का होल स्क्वायर, q प्लस आर 7 प्लस 4 13 का होल स्क्वायर, अब 13 का होल स्क्वायर 169 आता है, इंटू p प्लस एस 5 और 6 11। अब यह करा ऑड है, विषम है, यह भी सही है, यह भी सही है। देखिए जितनी संख्या है सारा सही है, इसका मतलब बताइए कि 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है, समझ में आ रही बात। आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान रखना है कि p और q ऑड हैं, विषम है, तो हमने 5 और 7 ले लीजिए। r और s सम है तो 4 और 6 ले लीजिए। पहला p माइनस आर का होल स्क्वायर मतलब 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर 1, q इंटू एस 7 6 42, 42 में 1 का गुणा किया 42, इवन नंबर आ गया। q माइनस एस 7 माइनस 6 मतलब 1, q स्क्वायर मतलब 49 और s मतलब 6, 49 में 6 का गुणा करेंगे 6 9 54 का 4 आएगा, यह भी सम है, यह भी सही है। यहां देखेंगे q प्लस आर, q कितना 7 और 4 13 का होल स्क्वायर, और p प्लस एस 5 और 6 11, तो 13 का होल स्क्वायर इंटू 11 तो मतलब ऑड नंबर आएगा, वो भी सही, तीनों सही हो गया। 260 पृष्ठों की पुस्तक को संख्याकित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले देखिए 5, तो वैसे भी देखिए कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक जो 5 होते हैं वो 20 कितने होंगे 21 होंगे, कितने होंगे 21, चूंकि 20 होता है 55 में 2 बार आ जाता है 21, तो 21 दूना 42, 1 से लेकर 100 फिर 100 से लेकर 200 तो 42 आ गए, और बाद में 260 है ना, तो 201 205 215 225 235 245, अब 250 51 52 वहां सब गिनेंगे तो ये भी आएगा 14 आएगा, कितना आएगा 14, तो कुल मिलाकर कितने होंगे 56, तो टोटल 56 हो जाएंगे। कितने 5 चाहिए 56 5 चाहिए। अब देखिए इससे पदों का अनुक्रम यह कैसे बन रहा है जरा देखिए, पहले 1 है, फिर 1 2 है, फिर 1 3 2 है, फिर 1 4 3 है, फिर 1 4 3 2 है, फिर 1 5 4 3 2 है, फिर एंड सो ऑन। तो कह रहा 28 पदों तक। देखिए पहला 1 है, पहले फिर 1 2 है, फिर 1 3 2 है, देखिए 1 2 फिर 1 3 2, फिर इसका मतलब 1 4 3 2,
फिर इसका मतलब 1 5 4 3 2, फिर 1 6 5 4 3 2, इस तरह से चलता जाएगा। तो कह रहा है कुल 28 पद तक। देखिए इसमें 1 है, 2 है, 3 हो गया, 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, और 10 और ये 5 15, और 15 ये इसमें कितने हैं 6 21, और एक बार 7 आएगा, 28 आ जाएगा। 1 7 6 5 4 3 2, 7 6 5 4 3 2। तो अब कह रहा है कि योगफल क्या होगा। तो इसका देखिए, इसका योगफल 1 है, फिर 3 है। देखिए कैसे बढ़ा है। अब आपको सब नहीं करना है, ये तो हमने बता दिया आपको कैसे करना है। 1 है, 3 है, फिर 3 1 3 2 5 है। देखिए पहले 1 आया, 3 1 4 2 सॉरी 6 है। कितनी बार होगा पहले देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो 7 बार देखिए, पहले 1 है, फिर 3 है, फिर कितना होगा 1 3 5, 1 3 2 मतलब 6। तो देखिए 1 और 2 3 3 6, फिर इसका मतलब 4 बढ़ेगा, 4 1 5 3 8 2 10, 10 आया, दिख रहा है। तो अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कैसे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ा। पहले 1 मतलब, फिर 2 जुड़ा, 3 आया, फिर कितना जुड़ेगा 3 6, फिर 4 जुड़ा 10 आया, फिर 5 जुड़ेगा 15 आ जाएगा, फिर 6 जुड़ेगा यहाँ अब 7 बार करना है। 1 2 3 4 5 हो गया, फिर देखिए 6 जुड़ेगा 21 आ जाएगा, और फिर 7 जुड़ेगा 28 आ जाएगा। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक व्यक्ति इतना रुपए में 3 वस्तु पी क्यू आर खरीदे। यदि पी की कीमत आर की कीमत से 25% अधिक है और आर की कीमत क्यू कीमत से 20% अधिक है। देखिए पी, आर और क्यू। पी की कीमत आर से 25% अधिक है तो यहां प्लस 25% कर लीजिए, और आर की कीमत क्यू से 20% अधिक है तो यहां भी 20% कर लीजिए। यहां अगर 100 होगा तो यहां 120 हो जाएगा, और 120 का 25% 30 होता है तो 150 हो जाएगा। अब यह अनुपात देखिए, तो यह आ जाएगा 15:12:10। टोटल 37 यूनिट आया, और 37 यूनिट की वैल्यू कितनी है 333 0, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 90। अब आपसे पूछ रहा है कि तो पी की कीमत, पी कितना है 15 यूनिट है, 15 गुणित 90, 15 9 135, 1350। तो बता दीजिएगा 1350 रुपए, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बार समझिएगा कि अब बहुत इस बार मॉडरेट लेवल की मैथमेटिक्स आई है, बहुत टफ नहीं और बहुत इजी नहीं है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि 2 अंकी संख्याओं ए बी और सी डी का योगफल 3 अंकी संख्या ए सी ई है। जहां देखिए ए बी सी डी ई भिन्न अंकों को प्रदर्शित करते हैं, तो ए का मान क्या होगा। देखिए कह रहा है कि ए बी और सी डी को जोड़ेंगे तो एक सी ई आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना भैया, केवल ऑप्शन से देखिए। तो पहले पूछ रहा है तो ए का मान क्या होगा, है ना। तो मान लिया जाए, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिएगा। तो पहले 9 से लेते हैं। अगर मान लीजिए कि यह 95 हो गया और यह 67 हो गया, ऐसे मान लो, मान लिया, ऐसे हमने मान लिया। तो अब जरा देखा जाए कि इसका योगफल 1 और यह सी माने 6 आना चाहिए। तो जोड़ो 7 5 12 के 2, 7 5 12 के 2, और 9 6 15 और 1 16। देखिए 1 भी आया और सी को रिपीट किया, 6 रिपीट हो गया। ठीक है, तो 6 रिपीट हो गया। इसी तरह और लेंगे तो वो रिपीट हो जाएगा। अगर 8 लेंगे, सपोज करिए कि मान लीजिए कि यहां 85 लेते और यहां 67 लेते, तो 7 और 5 12, और 8 6 14, 8 6 14 और 1 15 आता, और जबकि सी की वैल्यू 6 है, 6 आनी चाहिए थी लेकिन 5 आया, इसका मतलब नहीं होगा, 8 नहीं होगा। इसी तरह 7 नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, 9 होगा। क्या होगा 9 होगा, तो ऑप्शन 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम 7 धन पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में 3 संख्याएं। प्रथम 7 पहले धन पूर्णांक लेना है। प्रथम 7 धन पूर्णांक संख्या के समुच्चय में, तो कह रहा 3 नंबर्स XYZ आर द सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। 7 नेचुरल नंबर है, तो पहले फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 में कोई 3 ले लिया। किस तरह कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 2i, x इज ग्रेटर देन 2i, 2i इज ग्रेटर देन 3z। तो कह रहा है इस तरह के x y z की कितनी वैल्यूज बनेंगी, कितने ट्रिक बनेंगे, कितने ट्रिपलेट बनेंगे। तो अब जरा देखा जाए, ऐसे देखिएगा। अगर खूब समय है सी सेट बनाने के लिए, इसलिए ऐसे आराम से किया होगा आपने। अगर x की वैल्यू 7 ले लें, देखिए ध्यान रखिएगा, शुरुआत करते हैं बड़े से, वहां से। अगर x बराबर 7 ले लें और y बराबर हम 3 ले लें,
और z बराबर 2, z बराबर हम ले लें 1। तो अब जरा देखा जाए तो यहां x 7 है, y कितनी 3, 3 दूनी 6, तो 7 6 से बड़ा है, और अगर z की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 इससे भी बड़ा है। इसका मतलब एक सेट बना 7 3 1 का। दूसरा सेट बनेगा, अगर 7 ही है, y की वैल्यू 2 ले लीजिए, z की वैल्यू 1 लीजिए, तभी रहेगा 2 दूनी 4 और 3 1 के 3, तो 7 2 1 का बनेगा। तीसरा सेट अब 6 ले लीजिए, अगर 6 ले लेंगे तो y तो 3 नहीं होगा, y 2 ले लीजिए, यानी 6 2 1 का तीसरा सेट बन जाएगा। देखिए 6 बड़ा होगा 2 दूनी 4 से, और 3 से बड़ा होगा 4। तीसरा सेट जो चौथा सेट आएगा, अगर ये 5 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 5 और ये 4, तो 5 2 1 का बनेगा। देखिए 5, अगर यहां 5 रखेंगे तो ये 2 दूनी 4 ही होगा, कितना होगा 4 ही होगा, और ये 3 1 के 3, तो 5 भी बड़ा है 4 से और ये 4 बड़ा है 3 से, मतलब 1 2 3 4 सेट बन गए। ठीक है, कितने ट्रिक बन गए, 4 सेट बन गए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। 4 संतरे 6 आम और 8 सेबों की कुल कीमत 1 संतरा 2 आम और 5 सेबों की कुल कीमत की दुगनी है, तो निम्नलिखित पर विचार करना। देखिए थोड़ा ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं, इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ऐसे कैसे, देखिए यह कह रहा है 4 संतरा 4 ऑरेंज 6 आम 6 मैंगो और 8 सेब 8 एप्पल की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है देखिए वह किसके बराबर है, 1 संतरा 1 ऑरेंज 2 आम और 5 एप्पल की वैल्यू का दुगुना है। क्या है, दुगुना है। रुकिए इस क्वेश्चन को मैं बाहर लेता हूं। ये कौन सा क्वेश्चन है, मेरे पास सेट है, मैं देख लेता हूं 50, तो मैं बाहर से कराता हूं, दूसरे पेज में ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे से आप समझ पाएंगे। हाँ समझ पाएंगे, चूंकि यहां पर जगह कम है हमारे पास। यह क्वेश्चन नंबर कौन सा है, प्रश्न 50 है। हाँ देखिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 50, 4 संतरा 6 आम और 8 सेब, 4 संतरा 6 आम, और मैं क्वेश्चन नंबर 50वां करो जो वहां था अभी। देखिए कहां गया, हाँ 4 संतरा 6 आम और 8 सेब प्लस 8 एप्पल की जो वैल्यू है वह क्या है कि 1 संतरा 1 ऑरेंज 2 आम और 5 सेब की करा, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू की क्या है, दुगनी है, दुगना है, तो मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो तो इसकी वैल्यू बनाओ बेटा, 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल इज इक्वल टू 2 ऑरेंज 4 मैंगो और प्लस 10 एप्पल। इन दोनों को इधर ला लो, इन दोनों को इधर लाओ बेटा, इसे इधर लाओ तो 2 ऑरेंज मिलेगा, प्लस इसे इधर लाओ 2 मैंगो मिलेगा, और इसे इधर ले जाओ, चूंकि वो बड़ा है माइनस हो जाएगा, तो 2 आम मिलेगा, 2 एप्पल मिलेगा। अब देखिए 2 कॉमन ले तो 1 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो बराबर 1 एप्पल। अब देखिए क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि तो 3 संतरे, पहला क्वेश्चन है कि पहला है 3 संतरे 5 आम और 9 सेबों की कुल कीमत। पहला जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाला जो है, कह रहा 3 संतरा, कितना संतरा, 3 संतरा 5 आम, 3 संतरा और कितना 5 आम 5 मैंगो और 9 सेबों की कीमत, 9 एप्पल की जो वैल्यू है यह होगी 4 संतरा 4 ऑरेंज 6 आम और 8 एप्पल के बराबर होगी। कह रहा है कि कुल के बराबर है क्या, आइए देखते हैं। तो क्या यह फुलफिल करना चाहिए, तो इसे इधर ला लो तो 1 ऑरेंज मिलेगा ना बेटा, देखो 1 ऑरेंज मिलेगा, इसे इधर ला लो 1 मैंगो मिलेगा, बराबर इसे इधर ला लो 1 संतरा 1 एप्पल मिलेगा, मतलब यही है, इसका मतलब पहला भी सही था।
सेकंड वाला क्या कर रहा है, एक संतरा और एक आम की कुल कीमत एक सेब की कीमत के बराबर है, मतलब यह भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। कौन सा सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। तो पहला भी सही है और दूसरा भी, तो 1 और 2 दोनों सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, मतलब सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 54। अब देखिए यह किससे भाज्य है। अब किससे भाज्य थे जरा देखिए, 32 का मतलब होता है बेटा, 32 का मतलब तो 2 की पावर 5 का होल पावर 5 और 2 की पावर 27 है। तो 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 27। तो यहां क्या कर लेंगे कि 2 की पावर 25 अगर आप कॉमन ले लीजिए तो यहां मिलेगा 1 प्लस 2 की पावर 2, मतलब यहां 2 की पावर 25 इंटू 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब कह रहा किससे विभाजित है, तो जरा देखा जाए 1 2 यहां मिल जाएगा ना, तो 2 की पावर 24 गुणित 2 गुणित 5, मतलब यह 10 आ जाएगा। तो यह 10 से ऑलरेडी कट रहा होगा, 10 से कटेगा, 3 7 11 तो मतलब नहीं, 10 से कट रहा होगा चूंकि 5 है ना और 2 भी है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए P और 4 धन पूर्णांक, लेट P बी अ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग। अच्छा देखिए, लेट P बी अ पॉजिटिव इंटीजर, P एक पॉजिटिव इंटीजर है जो P इज ग्रेटर देन Q, P प्लस Q के को संतुष्ट करते हैं। तो K का देखे तो P और Q पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो P और Q मान लेते हैं, यह 1 मान ले, यह 2 मान ले, कर आप P इज ग्रेटर देन Q होना चाहिए। तो और जहां P प्लस Q इज इक्वल टू K है, मतलब 1 प्लस 2 बराबर 3, तो K का वह लघुत्तम मान बताइए जो P और Q को अद्वितीय है। देखे तो यहां 2 और 3 भी हो सकता है, 5, यहां 3 और यहां 2 और 4 भी हो सकता है, 2 और 4 भी हो सकता है, 6, यहां 1 और 3 भी हो सकता है, 4, मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं, सारे फुलफिल करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, लघुत्तम मान पूछ रहा है, तो बता दीजिए 3 आएगा, ऑप्शन 3, ऑप्शन ए। ठीक है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मतलब आने के लिए कुछ भी आएगा, लेकिन मिनिमम पूछ रहा है तो 3 बता दीजिए। देखिए यह क्वेश्चन इन सबको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। यह कह रहा है कि m और n के मान क्या हैं जहां m और n धन पूर्णांक संख्या है। पहला है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m and n वेयर हियर एंड नंबर्स। m और n धन पूर्णांक है, नेचुरल नंबर है। कैसी हैं, प्राकृतिक संख्या है बेटा, नेचुरल नंबर है। हाँ ये लेते हैं, देखिए अब सुने, दो कथन m और n के मान, m और n के मान क्या है जहां m और n धन पूर्णांक है, मतलब नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या ये नेचुरल कहा है। m प्लस n mn एंड m इज, देखिए m प्लस n इज ग्रेटर देन mn, m प्लस n एंड mn एंड m इज ग्रेटर देन n। हाँ अब देखिए कर m और n का गुणनफल 24 है। m और n का गुणनफल क्या है, थोड़ा सा एक बार इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। यह क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा टाइपिंग में लग रहा है एरर दिख रहा है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 59 है, 59। हाँ, m और n के मान क्या है जहां m और n धन पूर्णांक है, m और n के मान क्या है जहां m और n क्या है, धन पूर्णांक संख्या है। और पहला कथन है m प्लस n इज ग्रेटर देन mn, यह m प्लस n इज ग्रेटर देन mn और m इज ग्रेटर देन n है, यह कर रहा है। अब आपसे जरा देखें, अच्छा एक बात और कर रहा है कि m और n का गुणनफल 24 है, तो m और n के मान बताना है। अगर m और n का गुणनफल 24 है और m प्लस n इज ग्रेटर देन mn है, इसका मतलब यह जरा क्या हो सकता है, जरा देखिए कि m प्लस n इज ग्रेटर देन mn है, मतलब एक संख्या बड़ी मिनिमम होनी चाहिए। तो अगर हम मान लें, अगर एक संख्या मान लें और इन दोनों का गुणनफल 24 है, तो हम सीधे m की वैल्यू 24 ले लें, चूंकि m बड़ा है ना n से, और n की वैल्यू 1 ले लीजिए। तो 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 25, और यह बड़ा होगा 24 से, 24 के 24 से बड़ा होगा, एकदम सही बात है, सही है। और m इज ग्रेटर देन n, ये भी सही है। m और n का गुणनफल 24 है, यह भी सही है, m और n का गुणनफल 24 है।
तो m बराबर 24 और n बराबर 1 ले लेंगे। बाकी अब कुछ भी लेंगे, जैसे 6 4 लेंगे तो 6 4 10 होगा या 24 हो जाएगा। 8 3 लेंगे तो नहीं होगा, मतलब दूसरा नंबर मिनिमम होना चाहिए। चूंकि नेचुरल है तो 1 से शुरू होता है। तो बता देंगे कि प्रश्न का उत्तर दोनों में से अकेले कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, किंतु अकेले अन्य कथन का नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि दोनों से दिया जा सकता है। किससे? दोनों से। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके दिया सकता है, किंतु अकेले किसी एक से नहीं। ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मैंने कहा पूरा पूरा जो सी सेट होता है ना, वो सी सेट एप्टीट्यूड होता है, लॉजिक होता है, लॉजिक से ही काम होगा बस। देखिए कह रहा है x और y के अद्वितीय मान क्या होंगे, जहां x y धन भिन्नात्मक धन पूर्णांक है। x y एक विषम है। यहां देखिए व्हाट आर द यूनिक वैल्यू ऑफ x एंड y वेयर x y आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। ध्यान रखिएगा, इस पर ज्यादा फोकस करना। नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और कह रहा है x by y ऑड है। x by y क्या है? ऑड है। और x इंटू y 12 है। x इंटू y क्या है? 12 है। x इंटू y देखिए 12 है, और x और y क्या है? ऑड है। तो मतलब x में अगर y से अगर भाग दें, ध्यान रखिएगा कि x इंटू, अब जरा देखा जाए कि अगर इसमें भाग दें, विषम है, ऑड नंबर है, तो अगर x को हम क्या ले लें, यह क्वेश्चन कौन सा था? फोकस करिएगा, ये 64वां क्वेश्चन था। ध्यान रखिएगा कि अब यह हमसे कह रहा है कि x और y ऑड हैं। x और y अगर ऑड होगा तो ऑड का मतलब यह है कि पहले हम ऑड में ऑड से भाग करके ऑड कर सकते, जैसे 15 में 3 से भाग करें 5 आ जाएगा। 12 में अगर 4 से भाग करें तो 3 आएगा। मतलब इवन इवन का और ऑड ऑड का भाग करें तो ऑड आ जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखा जाए, अब हमसे अगर ये कर, अच्छा दोनों का गुणनफल 12 है, मतलब दो संख्या लें और इनका गुणनफल 12 हो जाए, तो हम अगर x बराबर 6 ले लें और y बराबर 2 ले लें, तो देखिए x बाई वाई ऑड होगा, x बाई वाई ऑड होगा, बिल्कुल सही बात है, चूंकि 3 आएगा, 6 बड़े 2 3 आएगा, और x इंटू वाई 12, यह भी सही है। तो 6 और 2 सही होगा, लेकिन कब? जब दोनों स्टेटमेंट से एक से तो सही नहीं होगा, एक से तो कर नहीं सकते आप, तो जब प्रश्न का उत्तर दोनों से देना पड़ेगा। ऑप्शन सी। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? यहां तक सबको समझ में आ गया कि ऑप्शन सी देंगे, क्योंकि किसी एक से देंगे तो एक से तो बस वही सेटिस्फाई हो जाएगा, दूसरा भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो कम से कम 2 स्टेटमेंट चाहिए हमें, तो दोनों से सही होगा। नेक्स्ट 65वां क्या है कि कह रहा है इतना x और y z के बीच बांटी गई है। प्रश्न है कि किसे सबसे कम धनराशि प्राप्त हुई। अब देखिए y और z को मिलकर जो धनराशि x को मिली उसका 4/5 हिस्सा प्राप्त है हुआ। यहां देखिए x रिसीव्ड 4/5 ऑफ व्हाट, 4/5 ऑफ व्हाट y एंड z टुगेदर रिसीव्ड। यहां समझिएगा, मैं इसे दूसरे पेज में ले चलता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, दूसरा पेज में कराऊंगा, और मैं क्वेश्चन यहां से देख लेता हूं। हाँ 65वां तो कह रहा है y और z को मिलकर जो धनराशि मिली है x को उसका 4/5 है। देखिए x बराबर जो है, x बराबर 4/5 ऑफ y और z। इसका मतलब यह है कि x अनुपाते, अगर इसे इधर लाएंगे y प्लस z, तो यह 4/5 है। इसका मतलब x की वैल्यू 4 है। x वैल्यू क्या है? 4 है। दूसरा स्टेटमेंट आपको देख क्या दे रहा है कि जो y को मिल रहा है, y और z को मिला, y x और z को मिलाकर y को 2/7 है, तो y को जो मिल रहा है y बराबर 2/7, कितना? 2/7 ऑफ x प्लस z। इसका मतलब यह है कि y अनुपाते अगर x प्लस z करें तो यह आएगा 2/7। कितना आएगा? 2/7। यहां आप देखिए, यहां y की वैल्यू कितनी है? 2 है। यहां x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y 5 है, यह y प्लस z 5 है, तो मतलब z की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी, 3। अब देखिए इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहां x हमारा 4 है और y 3, z 3 होगा तो सही है 7। इसका मतलब x बराबर 4 होगा, y बराबर 2 होगा और z बराबर 3 होगा। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ क्या रहा है?
तो एक्स और वाई के मान क्या होंगे, डिफरेंट वैल्यू, तो एक्स वाई के मान क्या होंगे। 65वां क्वेश्चन है। तो किसे सबसे कम धनराशि, किसे सबसे कम मिला, तो सबसे कम किसे मिला, वाई को। वाई को कितना मिला, 2, तो सबसे कम मिला वाई को। अब जरा देखा जाए, तो चलते हैं, तो किसे सबसे कम धनराशि प्राप्त हुई, सबसे कम धनराशि प्राप्त हुई किसे, वाई को, लेकिन दोनों को सपोर्ट से निकाला गया, इसके भी और इसके भी सपोर्ट से। तो बताइएगा, दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके दिया जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, वही है पूरा करा। एक कक्षा में 60, एक कक्षा में ध्यान रखिएगा कि यदि एक कक्षा में औसत अंक 60 है तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होगी। कक्षा में अधिकतम अंक 70 और न्यूनतम 50 है। तो अगर 70 और 50 है तो दोनों का औसत देखा जाए तो 60 आएगा। ठीक है, करेक्ट। कक्षा में अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक को छोड़ देने से, अधिकतम और न्यूनतम छोड़ दिए तो औसत अंक में, छोड़ देने से औसत अंक में कोई अंतर नहीं आता। इसका मतलब यह है कि 2 से ज्यादा बच्चे भी रहे होंगे, क्योंकि अधिकतम और न्यूनतम छोड़ें तब भी औसत 60 ही आए। तो हम एक काम करेंगे कि एक देखिए, सबसे बड़ी से बड़ी बड़ा से बड़ा नंबर तो 70 मिला है और छोटा नंबर क्या है, 50 मिला है। अब हमें फिर से औसत हमारा 60 है, तो औसत 1 से तो आता नहीं, कम से कम 2 से आता है, तो कम से कम 2 ले लो, दोनों को 60-60 दिला दो। 60 और 60 का औसत क्या आएगा, फिर से 60 आएगा। इन चारों का औसत भी 60 है। इसे और इसे अगर हटा देंगे, 70 और 50 को हटा देंगे तब भी औसत 60 आएगा। इसका मतलब मिनिमम बच्चे कितने होंगे, 1, 2, 3 और 4। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक कक्षा में, तो छात्रों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। 4 छात्रों की संख्या होगी, दोनों से पता करना पड़ेगा, एक से नहीं, दोनों से आएगा। तो बताइए ऑप्शन सी। ठीक है, वही दोनों वाला है कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बाय बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 67, एक प्रश्न दिया गया जिसके बाद 2 कथन, वही है पूरा उनका। देखिए, वे 3 संख्याएं कौन सी उनका योगफल 23 से कम है, उनमें से एक संख्या 5 है। अब जरा देखा जाए बेटा, और क्या कर रहा है, 3 भिन्न अभाज्य संख्याएं, 3 भिन्न अभाज्य संख्या जिनका योगफल एक अभाज्य संख्या है। पहले अभाज्य संख्या ले लो, 3, 5, 7, 9, 11 ले लो, ऐसा ले लो। 9, 11, सॉरी अभाज्य है ना, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, मान लो ऐसे ही करा। वे 3 संख्या उनका योगफल 23 से कम है। ध्यान देना, योगफल 23 से कम है। तो योगफल 23 से कम है तो 5, 3, यहां देखें, 5, 3, 8, 7, 15, योगफल 23 से कम है, बिल्कुल सही बात है। उनमें से एक संख्या 5 है, उनमें से एक संख्या 5 भी है। ठीक है, भिन्न कर 3 भिन्न अभाज्य संख्या जिनका योगफल एक अभाज्य संख्या है। अब जरा देखा जाए इनका योगफल, पहले देखो अभाज्य है क्या, 5, 3, 8, 7, देखिए 5, 3, 8, 7, 15, इनका योगफल अभाज्य नहीं है भैया, इनका योगफल अभाज्य नहीं है। योगफल अभाज्य नहीं तो बड़ा मुश्किल, योगफल अभाज्य नहीं है तो इसका मतलब ये वे 3 संख्या कौन से जिनका योगफल भी अभाज्य, मतलब ये तो नहीं होगा। अब देखिए बेटा, योगफल अभाज्य है, इसका मतलब अब देखिए 7, 5, 12, 11, 23, इनका योगफल अभाज्य है, सही है। करा उनका योगफल 23 से कम है, तो यह तो 23 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, तो 23 आ जा रहा है, यह भी छोड़ दो। अब इनमें कोई ले लो, देखिए 3, 5, 7, 11 और 13। अब करा उनका योगफल 23 से कम है, तो यह तो, लेकिन यह अभाज्य नहीं होगा, तो यहां ले लो 5, 3, 8 और 11, 19। 19 जो है यह 23 से कम है और इनमें कम से कम एक संख्या 5 भी है। कम से कम एक संख्या क्या है, उनका योगफल 23 से कम हो, सही है, उनमें एक संख्या 5 यह भी है। इसका मतलब अब 3 संख्याएं क्या होंगी, 3, 5 और 11, 3, 5 और 11। तो दोनों से दिया गया, फिर से ऑप्शन किससे दिया गया, दोनों से, ऑप्शन सी। योगफल 23 होगा तो यह आ जाएगा, उनमें एक संख्या 5 है तो 5 सही है। अब इसका मतलब दोनों से आंसर दिया गया। ठीक है, कौन कौन संख्या होंगे, 3, 5, 7, सॉरी 3, 5, 11, 3, 5 और 11, तो दोनों से आंसर दिया गया। एक संख्या 3 होगी, दूसरा 5 होगा और तीसरा 11 होगा। योगफल 23 से कम होगा क्योंकि 19 आया है, उनमें से एक संख्या 5 है, सही है, और दोनों से आंसर दिया गया तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है, एक प्रश्न दिया गया है, वही पूरा का पूरा देखिए, इस तरह इस बार यूपीएससी ने नया एक प्रयोग किया है
और नया प्रयोग करने के साथ क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ है। कह रहा है प्रश्न और कथनों पर विचार कीजिए, क्या x प्लस वाई एक पूर्णांक है? कर तब 2x प्लस वाई एक पूर्णांक है, x प्लस 2y एक पूर्णांक है। तो जरा देखा जाए तो क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड ऑल द कंसीडर क्वेश्चन द स्टेटमेंट क्वेश्चन फर्स्ट इज x प्लस वाई एन इंटीजर। x प्लस वाई एक पूर्णांक है, तो x प्लस वाई तो कुछ भी हो सकता है ना। मान लीजिए 2 + 3 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, सही बात है। 2x प्लस वाई भी एक पूर्णांक है, तो 2 दूनी 4 3 7 ये भी पूर्णांक है। x प्लस 2y ये भी एक पूर्णांक है, मतलब किसी एक से भी यह निकाला जा सकता है भाई कि क्या x प्लस वाई एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब 2x प्लस वाई एक पूर्णांक होगा। यह कौन सा क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, 68वां क्वेश्चन है, 68वां क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा कि यह जो x प्लस वाई पूछ रहा है, मतलब इसका मतलब x प्लस वाई पूर्णांक होगा और 2x प्लस वाई भी एक पूर्णांक है, x प्लस 2, तो इसका मतलब किसी एक से भी। तो इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से अकेले एक कथन का प्रयोग करके दिया सकता है कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। तो प्रश्न का उत्तर अकेले किसी भी एक कथन का, हाँ, तो चाहे इससे ले लीजिए चाहे इससे ले लीजिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चाहे पहले से दे दीजिए चाहे दूसरे दे दीजिए, दोनों भी x प्लस वाई एक पूर्णांक होगा, 2x प्लस वाई भी एक पूर्णांक है और x प्लस 2y भी एक पूर्णांक है, तो जो भी कोई एक ले लीजिए, एक से दिया सकता है। देखिए 69वां, एक व्यक्ति 50 रुपए में 3 वस्तु पी क्यू आर खरीदता है, वस्तु क्यू की कीमत 16 है जो न्यूनतम है। वस्तु पी की कीमत क्या होगी? ध्यान दीजिए, पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू है 50 रुपया और दिया है आपको क्यू की वैल्यू, ध्यान रखिएगा क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की कीमत 16 रुपया है। क्यू की कीमत कितनी है? 16 रुपया है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा पी, वस्तु पी की कीमत क्या होगी? पहला है कि पी की कीमत आर की कीमत से अधिक नहीं है। पी की कीमत आर की कीमत से अधिक नहीं है। अगर पी की कीमत आर की कीमत से अधिक नहीं है और यह न्यूनतम है, मतलब इससे छोटा हो ही नहीं सकता, तो अगर मान लीजिए हम इसे 18 लेंगे तो इसे 14, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब पी की, इसे भी 17 ले लें, इसे भी 17 ले लें, 17 17 34 16 50 हो जाता, क्योंकि कह रहा पी की कीमत आर की कीमत से अधिक नहीं है तो बराबर हो सकती है। हमने ले लिया आर की कीमत क्यू पी की कीमत से अधिक नहीं है, आर की कीमत पी से अधिक नहीं है, तो यहां आर की पी की कीमत आर की कीमत से अधिक नहीं है और आर की कीमत पी की कीमत से अधिक नहीं है, ये दोनों बराबर ही हैं, कोई अधिक ज्यादा नहीं है। तो अब आपसे कह रहा है कि इसका मतलब दोनों से निकाला जा सकता है। ध्यान रखिएगा पी की कीमत आर की कीमत से अधिक नहीं है। तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यह जो स्टेटमेंट है, पी की कीमत आपको जाननी है, क्यू हमारा न्यूनतम है, क्यू हमारा क्या है? न्यूनतम 16। तो अब पी और आर की वैल्यू 16 से कम नहीं हो सकती, 16 से कम नहीं तो 17 17 हो सकती। पी की कीमत आर की कीमत से अधिक नहीं है, तो पी की कीमत सचमुच आर की कीमत से अधिक नहीं है। आप देखेंगे कि बराबर है दोनों। और आर की कीमत, स्टेटमेंट 2 है कि आर की कीमत पी की कीमत से अधिक नहीं है, तो आर की कीमत पी की कीमत से भी अधिक नहीं है, तो यह भी आप देख ही पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि चाहे पी की कीमत आर की कीमत से अधिक नहीं है, चाहे एक ले लीजिए चाहे दो ले लीजिए, तो इसका ऑप्शन क्या देंगे कि किसी एक स्टेटमेंट से भी इस वैल्यू को निकाला, पी की कीमत आर की कीमत से अधिक नहीं है तो किसी एक से ही निकाल सकता है, तो अकेले किसी एक कथन से, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बात समझ आ रही है सबको? यहां ऑप्शन बी लगाना होगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, 69 हो गया, आगे बढ़ते हैं 70। पूरा वही है, पी ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किया। पी क्यू आर एस एक परीक्षा में भाग लेते हैं। यहां देखिए, अच्छे से कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक परीक्षा में भाग लेते हैं। पी ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किया। कौन? पी इज ग्रेटर देन क्यू है। पी क्यू आर एस एक, अच्छा, क्या पी ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए? पूछ रहा है। पी और क्यू द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योगफल, देखिए यह दिया है आपको, यह दिया है बेटा, इसे समझे, यह दे रहा है कि P और Q द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योगफल, P प्लस Q का जो अंकों का योगफल है वह R S द्वारा प्राप्त अंकों के योगफल के बराबर है, R प्लस S के बराबर है। P और S द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योगफल, P और S द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योगफल, Q और R द्वारा
प्राप्त किए अंकों से योगफल से अधिक है, तो P और R से Q और R से अधिक है, Q और R द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक है। किससे अधिक है? Q और R से क्या है? अधिक है, के योगफल से अधिक है। तो उपयुक्त में से अब बताइए कि हमें चाहिए P ने Q से अधिक अंक प्राप्त किया है, क्या ऐसा है? अब जरा देखा जाए, यही देख लीजिए कि P प्लस S है, तो यहाँ P माइनस S कर लीजिए बराबर R माइनस Q हो जाएगा। P माइनस S कर लीजिए तो बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर वाले में क्या हो जाएगा? R माइनस Q हो जाएगा। S को हम इधर लाए तो P माइनस S। बड़े पेज में बताऊं इसे क्या? मेरे पास क्वेश्चन है, मैं बड़े पेज में बताता हूं। देखिए, कह रहा है कि P ने Q से अधिक अंक प्राप्त किया। क्या पूछ रहा है कि क्या यह सही है? P Q से अधिक है, इसे आपको बताना है। स्टेटमेंट पहला है कि P और Q द्वारा प्राप्त अंकों के योगफल यानी P प्लस जो Q है वह R प्लस S के बराबर है, यह पहला है। दूसरा दिया है कि P प्लस S जो है वह ग्रेटर है R प्लस, वह ग्रेटर है Q और R के योगफल से, Q और R के योगफल से, तो Q प्लस R से अधिक है, Q प्लस R से अधिक है। अब हमें यह बताना है कि फिट करना है क्या P Q से बड़ा है। देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ एक बात और निकाल सकते हैं कि P माइनस, वहां देखिए P प्लस S है तो यहाँ P माइनस S बराबर R माइनस Q कर सकते हैं, ये भी है। यहाँ कर P प्लस S बड़ा है और यहाँ P माइनस S R माइनस Q के बराबर है। तो अब आप देखिए कि यहाँ एक काम करें, कुछ कोई वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए हम ले लेते हैं P की वैल्यू 10, S की वैल्यू ले लीजिए 6 और R के ले लीजिए 8 और Q के लिए 4। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि 10 माइनस 6 बराबर 4 होता है और यहाँ 8 माइनस 4 बराबर 4 हो जाएगा, तो इसलिए हमने ऐसा ले लिया, दो वैल्यू ये ले लिया वैल्यू। अब देखिए, अब हम बराबर हो गया P प्लस Q, तो P प्लस Q मतलब 10 और 4 14 और R प्लस S 8 6 14, ये भी सही है। P प्लस S ग्रेटर देन Q प्लस R है, P प्लस S 10 6 16 और 8 4 12, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो मतलब P इज ग्रेटर देन Q है, P इज ग्रेटर देन Q है। एक से नहीं पता चला, दोनों से पता चला। किससे पता चला? दोनों से। तो दो, समझ में आ रही बात? तो क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग, देखिए अब पहला क्वेश्चन क्या है कि यहीं से आप आंसर इसे दे सकते थे, P प्लस Q, यहीं से इसका आंसर दे सकते थे आप। तो ऑप्शन कौन सा देंगे कि प्रश्न का उत्तर दोनों में से कि नहीं, अकेले किसी एक से भी दिया जा सकता था। मतलब पहले वाले से भी आप यहां, मैंने आपसे कहा कि ध्यान दीजिएगा कि जो पहले वाला है उसी से भी हम आंसर दे सकते थे। ये जो पहले वाला था इसी से हम अकेले आंसर दे सकते थे और यह बता सकते थे कि यही जो होगा, यह जो सिचुएशन है यह बता देगा कि यह इससे बड़ा है। तो किसी एक से भी दे सकते थे, तो हम किसी एक से दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। 73 एक प्रश्न दिया गया जिसके बाद वही पी क्यू, अच्छा फिर से वही है कि P और Q में प्रत्येक आयु 100 वर्ष से कम है। P इज लेस देन 100 है और Q इज लेस देन 100 है, सॉरी Q इज लेस देन भी 100 है, दोनों 100 है भैया, 100 से कम है। और यह संख्या देखिए, यदि आप P की आयु के अंकों को इंटरचेंज कर दें तो Q की आयु निरूपित हो जाती है और 10 वर्ष से अधिक है, यानी P इज ग्रेटर देन 10 है और Q इज ग्रेटर देन 10 है, राइट। अब P उनकी आयु में अंतर कितने का होगा? उनकी आयु में अंतर, यह क्वेश्चन है 73, ध्यान दीजिएगा। तो यहां आप देखेंगे भैया कंडीशन क्या है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। P की आयु Q की आयु से अधिक है और उनकी आयु का योगफल, देखिए P की आयु Q की आयु से अधिक है और उनकी आयु का योगफल, मैं इसे बाहर ले चलता हूं आपको। P इज लेस देन 100 है और P इज ग्रेटर देन 10 है, Q इज लेस देन 100 है और Q इज ग्रेटर देन 10 है, राइट। अब स्टेटमेंट कर रहा है, यह मेरे पास क्वेश्चन है 73वां है। तो P की आयु Q की आयु से अधिक है और देखिए P की आयु Q की आयु से अधिक है। इसी से, केवल इसी से हम पहले स्टेटमेंट से नहीं निकाल पा रहे हैं,
ध्यान दीजिएगा, पहले स्टेटमेंट से तो हम नहीं निकाल सक रहे हैं, पा रहे हैं। दूसरा है कि उनकी आयु का योगफल उनकी आयु के अंतर का 11/6 है। दूसरा देखिए, पहला तो ये हो गया, दूसरा देखते हैं, करा P प्लस Q का जो योगफल है वह P प्लस उनकी आयु का योगफल उनकी आयु के अंतर के 11/6 है। तो 11/6 ऑफ P माइनस Q है बेटा, P माइनस Q है। अब यहां आपको समझ में, यहां से कर सकते हैं, इसका मतलब P प्लस Q अनुपाते P माइनस Q इज इक्वल टू 11/6। यानी मैंने आपसे बताया था क्लास में कि जब दो, इसका मतलब इसकी वैल्यू 11 यूनिट है और इसकी वैल्यू 6 यूनिट है। तो जब दो संख्याओं का योगफल और अंतर ज्ञात रहे तो जोड़कर आधा करेंगे बड़ी संख्या, और दोनों के अंतर का आधा करेंगे तो छोटी संख्या बताया था। तो 11 और 6 17, तो ये P की वैल्यू कितनी आएगी 8.5, और 11 माइनस 6 कितना 5, 5 का आधा 2.5, ये 2.5 यूनिट आ जाएगा। अब हमें ऐसी संख्या कुछ चाहिए कि इसका जितना हो अगर इंटरचेंज करें तो Q मिल जाए। तो अगर इसमें 6 बार ले लें तो यह आएगा 51, और इसे 6 बार लीजिए तो यह कितना आएगा 15। तो जरा देखा जाए 51 15 का उल्टा हो रहा है। 51 जो 15 जो है 51 को उल्टा है, मतलब दूसरे स्टेटमेंट से आ सकती है बात। तो ऑप्शन क्या होगा, दोनों में से अकेले एक कथन का उपयोग कर दिया सकता है किंतु अकेले अन्य कथन का प्रयोग नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसी भी एक से नहीं, पहले से तो दिया नहीं जा सकता, पहले से नहीं दिया जा सकता, दूसरे से दिया जा सकता है, दूसरे से दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न का उत्तर, दोनों में से अकेले एक कथन का प्रयोग कर दिया सकता है किंतु अकेले अन्य कथन का प्रयोग कर नहीं दिया सकता। The questions can be answered by using one of the statement alone, but cannot. The question can be answered by using either statement alone. तो इधर स्टेटमेंट एलोन का मतलब क्या होता है कि प्रश्न का उत्तर के अकेले किसी भी एक कथन का, किसी भी एक से नहीं दिया जा सकता है, केवल दो से दिया जा सकता है। प्रश्न तो दोनों नहीं, प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके भी नहीं दिया जा सकता। तो ऑप्शन ए, चूंकि देखिए बी क्या करा कि प्रश्न का उत्तर अकेले किसी भी एक से नहीं, केवल दूसरे से। सी करा दोनों से। डी करा कि दिया ही नहीं जा सकता, तो अब दिया जा सकता, तो ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है। चूंकि केवल दो से दिया सकता है, लेकिन दो का केवल ऑप्शन नहीं है। यहां कह रहा है कि प्रश्न का उत्तर अकेले किसी भी एक से नहीं, केवल दो से दिया जा सकता है। दूसरे ऑप्शन से इसका आंसर दिया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि दोनों का एक साथ प्रयोग तो हो ही नहीं सकता, चौथा भी नहीं है, तो ऑप्शन ए उपयुक्त लग रहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पी का अर्थ देखें, पी का अर्थ ग्रेटर है, क्यू का अर्थ ऐसा है। यह 76वां क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद 73 के बाद 74 भी है ना, नहीं वो तो रीजनिंग है। हाँ, 75वां है। यदि P का अर्थ इतना है तो इसमें जरा देखा जाए कि 2x कर रहा है, बेहतर है इतना, s का अर्थ इतना है, t का अर्थ इतना है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 2x s का मान क्या है, इज नॉट इक्वल टू, लघुत्तर से नहीं है, 3y। ठीक है, और 3x, इसका मतलब है 3x इक्वल t का अर्थ है बराबर, 3x बराबर 4z। ठीक है, तो अब करा कि इन दोनों का रिजल्ट बताइए कि इन दोनों का रिजल्ट मिलाकर 9y p का मतलब क्या है, ग्रेटर देन। 9y इज ग्रेटर देन 8z, 9y इज ग्रेटर देन 8z। तो जरा देखा जाए कि 9y इज ग्रेटर देन कितना 8z की अगर हम बात करें तो यह भैया 3x इज इक्वल टू 4z है। 3x इज इक्वल टू क्या है, 4z है, और 9y कह रहा है। तो यहां जरा देखा जाए कि जो 3y है, 3y 2x से बड़ा नहीं है। यहां y और z को कंपेयर कर रहा है, पर इसकी बात हम देख लें। y और z को कंपेयर कर रहा है तो 3x, यहां 2x है,
2x इज इक्वल टू 3y है, 2x इज इक्वल टू क्या है 3y, और यहाँ 9y है। तो 9y इसका मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो 9y यहाँ से देख लें, इसका मतलब 9y जो होगा यह ग्रेटर नहीं होगा किससे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6z से, और 6x से, 6x से, और 6x क्या है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 8 हो जाएगा। तो मतलब 6x से यह बड़ा नहीं है, ये 6x से बड़ा नहीं है, और 6x नथिंग बट 8z है। मतलब 6x कुछ अलग नहीं, क्या है 8z है, बड़ा नहीं है। मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए x q 2y है, q क्या है भैया, देखिए x क्या है, x q क्या है जरा देखा जाए। q का अर्थ है इतना, x इज लेस देन y है, और y r है। r का मतलब क्या है भैया, r का मतलब है ग्रेटर इज नॉट इक्वल टू z है। तो x की करा r z है, r का मतलब फिर से वही है, x इज नॉट इक्वल टू z है, ऐसा है। तो अब जरा देखा जाए x इज लेस देन y है और y इज नॉट ग्रेटर देन z है। तो x इज लेस देन y है और y z से बड़ा नहीं है। तो अगर देखिए यहाँ y z से बड़ा नहीं है, इसका मतलब अगर यहाँ z रख देते, यहाँ z लिख देते, तो मतलब x जो होगा वह z से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, इन दोनों को जैसे z से रिप्लेस कर देते तो ये तो z बड़ा हो गया, लेकिन ये कह रहा है यह बड़ा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है। तो फिर केवल कथन दो, ऑप्शन बी। यहाँ ध्यान रखना है कि x इज लेस देन y है और y इज नॉट ग्रेटर देन z है। अगर यहाँ y की जगह, चूंकि यहाँ y है तो y की जगह हम z रख दें तो हम कह देंगे कि z x से बड़ा तो नहीं हो सकता, x से बड़ा नहीं। यहाँ z अगर रख दें तो ये y की जगह देखिए x इज ग्रेट इतना, y अगर यहाँ रख दें तो x इज लेस देन y होगा। और अब ये x z को कंपेयर कर रहे थे, इसका मतलब x z से बड़ा तो नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 तक समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब हम यहाँ से सी सेट का पूरा हमने ओवर कर दिया, खत्म कर दिया, और इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि आपने भी बहुत अच्छा किया होगा एग्जामिनेशन में। और यहाँ से संस्कृति IAS से आपको आंसर शीट जारी कर दी गई, वहाँ से आप मिला लेंगे। और अब पेपर अच्छा हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ सबका, और खूब अच्छे से आप लोग मेंस में लग जाइए, और फिर हम लोग मेंस की क्लास में आपके साथ मिलेंगे। और लगातार मेहनत करते रहिए, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना। ऑल द बेस्ट।